तो चलो इमेजिन करो कि तुम आराम से अपने चाइनीज स्मार्टफोन पर YouTube का ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन सडनली तुम्हारे पास एक मैसेज आता है जिसके बाद थोड़ी ही देर में तुम्हारा चाइनीज स्मार्टफोन ब्लास्ट हो जाता है और फिर एक साथ इंडिया में जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन्स हैं वो ब्लास्ट होने लगते हैं। क्या होगा इंडिया का? हिजबुल्लाह को लगता है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस ही गलत है। इजराइल ने जबरदस्ती पैलेस्टीन लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है। सो मिडिल ईस्ट में जो इजराइल का रीजन है वो बहुत ही लंबे टाइम से लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जूइश रिलीजन के लोगों का होमलैंड रहा है, लेकिन 1948 तक कोई फॉर्मल कंट्री नहीं बनी थी। एंड आज हिजबुल्लाह जस्ट मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी है, उसके साथ इनका खुद का एक मिलिट्री विंग भी है और आज के टाइम पर ये स्टेट विद इन अ स्टेट बन गया है, मतलब एक देश के अंदर एक और देश चलाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स डेली। जो लोग न्यूज फॉलो करते हैं उन्होंने इजराइल एंड हिजबुल्लाह के बीच में जो कुश्ती या टेंशंस चल रही हैं उनके बारे में जरूर सुना होगा, और जो लोग न्यूज फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। इस वीडियो में सब समझ में आ जाएगा। पेजर्स ब्लास्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ब्लास्ट हो रही हैं, टॉप लीडर्स को वन बाय वन टारगेट करके मारा जा रहा है। Breaking overnight, the Israeli military has eliminated its most powerful target yet. Israel says longtime Hezbollah chief Hassan Nasrallah was killed in an airstrike in Beirut. मिसाइल्स लॉन्च की जा रही हैं। Good evening and welcome. It was Iran who struck tonight in the ever-spiraling cycle of violence in the Middle East. The U.S. says around 200 Iranian ballistic missiles launched from Iran rained down across Israel this evening, sending people running for cover. और ये सब आपको बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में इसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को इतना सिंपल वे में ब्रेक डाउन करूंगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा। ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये तो समझ में आएगा ही, लेकिन इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट है वो भी समझ में आ जाएगा। सो मिडिल ईस्ट में जो इजराइल का रीजन है वो बहुत ही लंबे टाइम से लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जूइश रिलीजन के लोगों का होमलैंड रहा है, लेकिन 1948 तक कोई फॉर्मल कंट्री नहीं बनी थी। फिर 19th सेंचुरी में जायनिज्म मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगा और इसी मूवमेंट के साथ जूइश होमलैंड की डिमांड भी बढ़ने लगी। जायनिस्ट का गोल था कि जूइश रिलीजन के लोगों के लिए एक सेफ हेवन बनाया जाए, बिकॉज रशिया एंड यूरोप में जूइश लोगों ने बहुत ज्यादा एंटी सेमेटिक वायलेंस फेस किया था। फिर 1939 से 1945 के बीच में हिटलर ने जो जूइश लोगों का होलोकॉस्ट किया उसके बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। इसने भी एक जूइश होमलैंड बनाने की डिमांड को और बढ़ाया और इसके बाद ही ब्रिटेन एंड पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पर जूइश क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रेशर इंटेंस होता चला गया। इसलिए 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने प्रपोज किया कि पैलेस्टाइन को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए, एक जूइश लोगों के लिए एंड एक अरब लोगों के लिए। At Flushing, Long Island, the General Assembly of the United Nations has made its decision on Palestine. The map shows what partition means. The Jewish state colored light, the Arab state dark, Jaffa to go to the Arabs, Jerusalem international. तो जूइश ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब्स ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। फिर 14 मई 1948 को जूइश एजेंसी के हेड डेविड बेन गुरियन ने स्टेट ऑफ इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट डिक्लेयर कर दी एंड ऐसे बॉर्न हुआ इजराइल एज अ कंट्री। After so much of struggle and effort and sacrifice and longing, prayer through the centuries, has finally, by the grace of God, been reconstituted. बट 1948 में जैसे ही इजराइल बना तो दूसरी अरब कंट्रीज ने उस पर अटैक कर दिया। इजराइल की वॉर तो जीत गया, लेकिन यहीं से सारी टेंशन्स क्रिएट हो गईं एंड आज तक मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। फिर 1982 में इजराइल ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को अटैक करने के लिए अपने पड़ोसी देश लेबनान में इन्वेड किया, बिकॉज पीएलओ के मेंबर्स लेबनान को बेस बनाकर इजराइल पर अटैक कर रहे थे और लेबनान में उस टाइम पर सिविल वॉर भी चल रहा था। लेबनान बहुत ही अनस्टेबल था बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स पावर के लिए फाइट कर रहे थे। एट द सेम टाइम लेबनान की जो शिया मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो काफी परेशान थी, बिकॉज लेबनान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो पॉपुलेशन पर बेस्ड था। लाइक इनका सीन ऐसा था जो आपने सुना होगा, जितनी आबादी उतना हक, और इसकी वजह से शिया मुस्लिम कम्युनिटी के पास ना तो कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन थी और ना ही इकोनॉमिकल। फिर 1979 में इजराइल से बहुत दूर ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसका रिजल्ट था कि किंग मोहम्मद रेजा शाह को पावर से हटा के खुमैनी ने पावर ले ली एंड ये शिया मुस्लिम रिजीम थी और ये साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। और ईरान की इस शिया रिजीम ने
लेबनान में जो शिया मुस्लिम पॉपुलेशन सफर कर रही थी उसको अपना पार्टनर बनाया। इसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर होकर लेबनान में शिया मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हिजबुल्लाह का फॉर्मेशन हुआ। तो स्टार्टिंग में इनका मेन गोल था कि शिया मुस्लिम पॉपुलेशन को सपोर्ट करना, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली पावरफुल बनाना। फिर ईरान ने अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को भी लेबनान भेजा ताकि हिजबुल्लाह के मेंबर्स को ट्रेन किया जा सके, और उसके बाद मिलिट्री या फाइनेंशियली सपोर्ट देता रहा। और स्लोली टाइम के साथ हिजबुल्लाह ने लेबनान की शिया मुस्लिम पॉपुलेशन को काफी सपोर्ट किया, उनके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनवाए, चैरिटेबल वर्क किया एंड लेबनान में शिया मुस्लिम प्रोटेक्टर के तौर पर अपनी इमेज स्टैब्लिश कर ली। एंड आज हिजबुल्लाह जस्ट मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी है, उसके साथ इनका खुद का एक मिलिट्री विंग भी है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्कूल एंड हॉस्पिटल जैसी बेसिक फैसिलिटीज तो ये प्रोवाइड करते ही हैं, इनके लीगल एंड इलीगल बिजनेसेस भी है, और आज के टाइम पर ये स्टेट विद इन अ स्टेट बन गया है, मतलब एक देश के अंदर एक और देश चलाना। एंड सिंस हिजबुल्लाह ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर बना था, तो ये शिया मुस्लिम्स को सपोर्ट तो करते हैं, बट इनकी आइडियोलॉजी और इनके गोल्स में दो मेन बड़ी प्रॉब्लम्स बन गई हैं। एक इजराइल स्टेट का डिस्ट्रक्शन, दूसरा मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करना। सो इनका वॉर पॉलिटिकल, टेरिटोरियल, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से तो है ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से हो रहा है। 40 साल से ये वॉर कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसमें अदर रीजनल प्लेयर्स का भी हाथ है, और सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है ईरान का, जो मिडिल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस को लगातार ग्रो करना चाहता है। हिजबुल्लाह को लगता है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस ही गलत है, इजराइल ने जबरदस्ती पैलेस्टीन लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है, और इजराइल को लगता है कि हिजबुल्लाह एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है बिकॉज उनकी मिलिट्री पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग लेबनान की आर्मी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 लाख से ज्यादा फाइटर्स हैं इनके पास, लगभग 1.5 से 2 लाख रॉकेट्स एंड मिसाइल्स हैं इनके पास। और फाइनली हिजबुल्लाह के ईरान से रिश्ते, जो खुद ईरान को पसंद नहीं करता है, इसलिए जिस दिन से भी हिजबुल्लाह बना है उसके टारगेट पर हमेशा इजराइल एंड जूइश लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल 1992 में अर्जेंटीना की कैपिटल बुनोस एयरेस में जो इजरायली एम्बेसी है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करवाया इन लोगों ने। फिर 1994 में लंदन में जो इजरायली एम्बेसी है उसमें भी कार बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। सेम ईयर में फिर से बुनोस एयरेस में जूइश कम्युनिटी सेंटर पर भी अटैक किया। फिर 2012 में बल्गेरिया में एक इजरायली टूरिस्ट ग्रुप घूमने गया हुआ था, इन्होंने उस पर भी अटैक कर दिया। और इसीलिए 1982 से 2000 तक इजराइल ने सदर्न लेबनान में अपना मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखा, लेकिन हिजबुल्लाह कंटिन्यूअसली रेजिस्ट करता रहा। फाइनली 18 साल बाद 2000 में इजराइल ने लेबनान से अपनी मिलिट्री को विड्रॉ कर लिया, जिसे हिजबुल्लाह ने अपनी जीत समझा, और इससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर वो टाइम टू टाइम इजराइल पर अटैक करते रहे, बट 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह इन इजराइल का फिर से फुल स्केल वॉर छिड़ गया। 34 दिन तक इजरायली फोर्सेस ने लगातार अटैक किया, दोनों साइड कैजुअलिटीज हुई, और लेबनीज इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमर ही तोड़ दी इजराइल ने। लेकिन स्टिल हिजबुल्लाह ने अपने आप को विनर डिक्लेयर कर दिया एंड अरब वर्ल्ड में एक मेजर रेजिस्टेंस फोर्स की तरह अपनी इमेज बना ली। 2006 के बाद ईरान के कंटिन्यूअस सपोर्ट से हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग और स्ट्रॉन्ग बनती चली गई। रॉकेट्स एंड मिसाइल्स का नंबर लगातार बढ़ता चला गया, जिससे इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर तो टेंशन बनी ही रहती थी, लेकिन सेम टाइम पर हिजबुल्लाह का पूरे रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। बट 2024 में जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट पर अटैक किया तो इजराइल का पेशेंस ही खत्म हो गया, और अब इजराइल पूरी तरह से हिजबुल्लाह के पीछे पड़ गया है। मिलिट्री, साइबर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टॉप लीडर्स, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। इजराइल की स्पाई एजेंसीज, मिलिट्री एंड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ने एक एक करके हिजबुल्लाह को कैजुअलिटीज दी हैं। और इस पूरे सिनेरियो में सबसे रीसेंट अटैक था जब थाउजेंड्स ऑफ पेजर्स एक साथ ब्लास्ट हो गए, जिसका हिजबुल्लाह को अंदाजा भी नहीं था। तो चलो इमेजिन करो कि तुम आराम से अपने चाइनीज स्मार्टफोन पर YouTube का ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन सडनली तुम्हारे पास एक मैसेज आता है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में तुम्हारा चाइनीज स्मार्टफोन ब्लास्ट हो जाता है, और फिर एक साथ इंडिया में जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन्स हैं वो ब्लास्ट होने लगते हैं। क्या होगा इंडिया का? सरकार और मिलिट्री का कॉन्फिडेंस तो वहीं टूट जाएगा, साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज बन जाएगा, और वॉर स्टार्ट होने से पहले ही चाइना को अपर हैंड मिल जाएगा, और एक झटके में ये देश सरेंडर करने की पोजीशन में आ जाएगा। बस ऐसा ही कुछ हुआ हिजबुल्लाह के साथ। जब हिजबुल्लाह स्मार्टफोन यूज करता था तो इजरायली स्पाई एजेंसीज उन्हें हैक कर लेती थी, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह की सारी खबर इजराइल के पास रहती थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स जीपीएस से कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैक करना बहुत ईजी होता है। इफ जीपीएस ना भी हो तो स्मार्टफोन्स 2-वे कम्युनिकेशन करते हैं, और ट्रायंगुलेशन मेथड से उन्हें इजीली लोकेट किया जा सकता है। तो अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हिजबुल्लाह ने डिसाइड किया कि वो स्मार्टफोन से यूज नहीं करेंगे, वो पेजर्स यूज करेंगे। अब पेजर्स क्यों?
बिकॉज पेजर्स बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसमें जस्ट वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें आप जस्ट मैसेजेस को रिसीव कर सकते हो। कुछ एडवांस पेजर्स हैं जिनमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, बट वो हिजबुल्लाह को नहीं चाहिए थे और 1980s में ये काफी पॉपुलर भी थे, बट फिर स्मार्टफोन्स आने के बाद ये नॉर्मल जनता के लिए यूजलेस हो गए। तो इसलिए स्मार्टफोन से बचना बहुत इंपॉर्टेंट था हिजबुल्लाह के लिए और हिजबुल्लाह ने फरवरी 2024 में 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया, बट ये पेजर्स का ऑर्डर भी इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद का खेल था। ये ऑर्डर हंगरी की BAC कंसल्टिंग नाम की कंपनी को दिया गया और जो BAC कंसल्टिंग थी उसने ऑलरेडी ताइवान की गोल्ड अपोलो के साथ लोगो एंड नाम यूज करने की डील कर रखी थी, जिससे ऐसा लगे कि जो पेजर्स है वो ताइवान की गोल्ड अपोलो से आ रहे हैं। लेकिन BAC कंसल्टिंग ने उन्हें बनाया या फिर सोर्स किया। अब कुछ रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि ये BAC कंसल्टिंग कंपनी ही मोसाद की थी और कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मोसाद ने पेजर्स की शिपमेंट को हाईजैक किया और फिर उनमें एक्सप्लोसिव प्लांट किए। बट जैसे कि ये काम एक स्पाई एजेंसी का है तो इसका असली सच सिर्फ और सिर्फ मोसाद को ही पता है। फिर इजराइल बहुत ही शांति से परफेक्ट टाइम का वेट करता रहा। हिजबुल्लाह ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें इन पेजर्स में कुछ भी नहीं मिला और इसलिए उन्हें पूरा भरोसा हो गया इन पर। फिर महीनों तक हिजबुल्लाह के मेंबर्स और उसकी टॉप लीडरशिप इन पेजर्स को यूज करती रही। फिर जैसे ही इजराइल को अपनी परफेक्ट टाइमिंग मिली, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से इन सारे पेजर्स पर मैसेज भेजा गया और इस मैसेज ने एक ट्रिगर का काम करा। मैसेज आते ही बीप का साउंड आया एंड देन सारे पेजर्स एक साथ ब्लास्ट होने लगे, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ हिजबुल्लाह मेंबर्स इंजर्ड हो गए। कुछ हिजबुल्लाह मेंबर्स की डेथ भी हुई और इस अटैक से इजराइल ने हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन की कमर तोड़ दी। और यहाँ से इजराइल ने पूरे वॉर को ही चेंज कर दिया। पेजर्स के बाद वॉकी टॉकीज भी ब्लास्ट हुए और अब माहौल ऐसा है कि हिजबुल्लाह के मेंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करने से डर रहे हैं। और इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप पर 1 by 1 टारगेटेड अटैक्स किए। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के बंकर में बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स गिराए, जिससे हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की उसी समय डेथ हो गई और उनके साथ जितने भी टॉप लीडर्स मौजूद थे उनकी भी डेथ हुई। फिर हिजबुल्लाह ने अपना नया चीफ बनाया और उस नए चीफ को भी इजराइल ने कुछ दिन बाद मिसाइल अटैक में मार दिया। अब ये सब चीजें ईरान भी देख रहा था। वैसे तो ईरान इजराइल के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मारा गया, ईरान को बहुत गुस्सा आया और उसने प्रॉमिस किया कि वो इसका बदला जरूर लेगा। और बदला लेने के लिए इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की गई, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड था बिकॉज इजराइल ने मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर रखे हैं, जिन्होंने मिसाइल्स को बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया और इस अटैक के इफेक्ट को मिनिमाइज कर दिया। लेकिन इस अटैक की वजह से इजराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट टेंशंस क्रिएट हो गई। अब इजराइल भी इस अटैक का बदला लेने के लिए ईरान पर अटैक करेगा, लेकिन ये अटैक इतना सिंपल नहीं होने वाला है बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है कि गलती से भी इजराइल ईरान के ऑयल फील्ड्स पर अटैक कर दे। सेकंड, ईरान और इजराइल का वॉर पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है, जो कोई नहीं चाहता। थर्ड, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ट्रेड के लिए मिडिल ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है एंड दैट्स व्हाई इवन यूएस वांट्स कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो इंडेक्स डेली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।